हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विफ्ट स्टडी डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था सामाजिकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेस, जो कि सीटेट प्राइमरी एंड जूनियर दोनों ही लेवल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया की, सोशलाइजेशन प्रोसेस की। अभी तक हमने पढ़ा कि सामाजिकरण क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या क्या होते हैं, सामाजिकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिकरण की अवस्थाओं को हमने पिछली वीडियोज़ में विस्तृत रूप से जाना था कि कौन कौन सी अवस्थाएं विकास में होती हैं, जैसे कि शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप CTP की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं सामाजिकरण की अवस्थाओं की। जिस किसी ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बात करते हैं सामाजिकरण की अवस्थाएं। देखिए, सबसे पहली जो अवस्था होती है वो होती है शैशव अवस्था, यानी इन्फेंसी या शैशव काल। देखिए, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो जन्म से ही आरंभ हो जाती है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो जन्म से ही आरंभ हो जाती है। अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर बच्चों में भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास, जो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है, वो भी आने लगता है। देखिए, इस अवस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर रहता है। प्रथम वर्ष तक बच्चों में शर्मीलेपन के भाव दिखते हैं तथा वे दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते रहते हैं। तो यही सामाजिकरण का प्रोसेस इस अवस्था में, शैशव काल में होता है। आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड की। इस अवस्था में सामाजिकरण किस प्रकार से होता है, आइए जानते हैं। देखिए, बच्चों में इस अवस्था में आक्रामकता की प्रवृत्ति यानी कि नाराज होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आपस में लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति भी इस अवस्था में होती है। अभिभावकों के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति भी इस प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखने को हमें मिलती है। सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास तथा जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। तो ये सारी विशेषताएं जो कि सामाजिकरण से संबंधित हैं, वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में या फिर अर्ली चाइल्डहुड में हमें देखने को किसी भी बच्चे के विकास में मिलती हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था की, लेटर चाइल्डहुड की। मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको अच्छी तरह से बताया था, इन अवस्थाओं को भी अच्छी तरह से डिटेल हमने किया था कि बाल्यावस्था की दो अवस्थाएं उसमें अंतर्गत आती हैं, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड। तो अब हम लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं कि इस अवस्था में बच्चे का सामाजिकरण किस प्रकार से होता है, क्या क्या विशेषताएं उसमें इस अवस्था में देखने को मिलती हैं। देखिए, इस अवस्था में बालकों में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस अवस्था में प्रतियोगिता की भावना का भी विकास बच्चे में होने लगता है। सहानुभूति की भावना का विकास भी होने लगता है। देखिए, बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास भी इस अवस्था में देखने को हमें मिलता है। बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का भी विकास इस अवस्था में यानी उत्तर बाल्यावस्था में, लेटर चाइल्डहुड में हमें देखने को मिलता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में हमने क्या देखा था? प्रारंभिक बाल्यावस्था में हमने ये देखा था कि बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति थी, नाराज होने की प्रवृत्ति थी, आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति थी। उस प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे अभिभावकों के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति रखते थे, है ना। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बालकों में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है उत्तर बाल्यावस्था में। प्रतियोगिता की भावना इस अवस्था में बढ़ती है, सहानुभूति भी आने लगती है इस अवस्था में, और बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास भी होता है। बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास भी होता है। तो ये ही विशेषताएं होती हैं उत्तर बाल्यावस्था में सोशलाइजेशन की। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था के बारे में वैसे तो हम अच्छी तरह से डिटेल में पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा CDP प्लेलिस्ट का। तो सामाजिकरण के बारे में किशोरावस्था में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो आइए देखते हैं। वैसे भी किशोरावस्था काफ़ी इम्पोर्टेंट अवस्था किसी भी बच्चे के विकास में होती है। टर्निंग पॉइंट भी किशोरावस्था को कहा जाता है। देखिए, सामाजिकरण की जटिल अवस्था होती है किशोरावस्था। समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करना, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन यानी कि सामाजिक सूझबूझ का विकास इस अवस्था में होना,
आत्मविश्वास भी मजबूत होता है इस अवस्था में, तथा विषम लिंग के प्रति आकर्षण का भाव आदि भी इस अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, इस अवस्था में मित्रों के चयन में नवीन मानदंड यानी कि बालक एवं बालिकाएं दोनों समान विचार, समान मूल्य तथा समान उद्देश्य आदि से संबंधित मित्रों का चयन करते हैं। यानी कि अपने से मिलते जुलते लोगों का ही चयन करना बालक पसंद करता है मित्रता के लिए। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण और जाने माने विचारक हैं जोजेफ। इनका क्या मानना है किशोरावस्था को सोशलाइजेशन के बारे में, किशोरावस्था में, कि अधिकांश किशोर ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, जिनसे खुले मन से बात की जा सके। तो देखिए, ये तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, आप लोग भी यही चीज़ चाहते हैं कि जिन पर विश्वास कर सकें, हमारे ऐसे मित्र बने कि जिन पर हम अच्छे से विश्वास कर सकें, जिनसे हम खुले मन से बात कर सकें, जिनसे अपनी हम सभी सुख दुख की बातें कर सकें। ऐसे मित्र देखने को आजकल बहुत कम मिलते हैं, लेकिन सच्ची मित्रता वही मित्रता होती है, वही मित्र सच्चे मित्र होते हैं जो कि जिन पर कि हम विश्वास कर सकें, जिनसे हम खुले मन से बात कर सकें। और यही जो विचारक जोजेफ का भी मानना है कि अधिकांश किशोर ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, जिनसे खुले मन से बात की जा सके। तो हमने यहाँ क्या देखा कि किशोरावस्था में सामाजिकरण की जटिल अवस्था होती है किशोरावस्था। इस अवस्था में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करना, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन यानी कि सामाजिक सूझबूझ का विकास, आत्मविश्वास का मजबूत होना तथा विषम लिंग के प्रति आकर्षण का भाव आदि हमें देखने को किशोरावस्था में मिलते हैं। इसके अलावा इस अवस्था में मित्रों के चयन में नवीन मानदंड अर्थात बालक और बालिकाएं दोनों समान विचार, समान मूल्य तथा समान उद्देश्य आदि से संबंधित मित्रों का चयन करता है। यानी कि अपने से मिलते जुलते मित्रों का ही चयन मित्रता के लिए बालक और बालिकाएं करते हैं। तो यही विशेषताएं होती हैं सामाजिकरण की किशोरावस्था में। तो हमने जाना कि सामाजिकरण में अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। अवस्थाओं के बारे में डिटेल हमने पहले वीडियोज़ में भी चर्चा की थी। आज हमने सामाजिकरण की विशेषताएं विभिन्न अवस्थाओं में जानी। अब हम आगे बात करते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के जो मुख्य अभिकर्ता होते हैं वो कौन कौन होते हैं, यानी कि एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन होते हैं। यानी सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके जो मुख्य अभिकर्ता हैं वो कौन कौन हैं। तो आइए विस्तृत चर्चा इस टॉपिक पर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अध्यापक जो होता है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी बच्चे के विकास में, क्योंकि अध्यापक ही एक बच्चे का प्रेरणा स्रोत होता है। बच्चे अध्यापक से ही प्रेरणा प्राप्त करते हैं। विद्यालय के बाद परिवार के बाद जो पहली बार बच्चा किसी के संपर्क में आता है तो वो होता है उसका अध्यापक। देखिए, विद्यालय जो होता है वो न केवल शिक्षा का एक औपचारिक साधन है, जबकि ये जो है बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया को भी तीव्र गति प्रदान करता है ना। बच्चा बाहर निकलता है परिवार के बाद विद्यालय में और वहाँ पे लोगों से मिलता है, तो ये तीव्र गति सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रदान करता है किसी भी बच्चे की। और देखिए, विद्यालय के इस कार्य में शिक्षक की भूमिका जो होती है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। देखिए, परिवार के बाद बच्चों को विद्यालय में प्रवेश मिलता है। परिवार के बाद जो हैं बच्चे विद्यालय में जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। और अध्यापक ही शिक्षा के द्वारा बच्चे में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य पैदा करता है, जो कि किसी भी समाज और संस्कृति में मान्य होते हैं, जैसा कि हमने बात की थी। तो परिवार के बाद विद्यालय बहुत महत्वपूर्ण साधन होता है किसी भी बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया में। और विद्यालय के इस कार्य में शिक्षक की या अध्यापक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सर्वाधिक अहम भूमिका, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी टीचर अपने बच्चे के सोशलाइजेशन प्रोसेस में। देखिए, स्कूल में खेल होते हैं, ये आदि चीज़ें होती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं। इसके द्वारा भी बच्चे जो हैं सहयोग, अनुशासन हो गया, सामूहिक कार्य करना हो गया, आदि चीज़ें सीखते हैं, है ना। और इसी प्रकार से बच्चे में आधारभूत सामाजिक व्यवहार और व्यवहार के सिद्धांतों की नींव पड़ती है ना।
सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का जो सर्वप्रथम कार्य है वो यह है कि वो जो है बालक के माता पिता से संपर्क स्थापित करके उसकी रुचियों और मनोवृत्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करे और उन्हीं के अनुसार उसे विकसित होने के अवसर प्रदान करे, उसकी सहायता करे। जैसा कि हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस करी थी कि शिक्षक को बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उसकी रुचियाँ, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति आदि चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और उसी के हिसाब से किसी भी बच्चे को अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे कि बच्चे का सामाजिकरण हो सके और उसका सर्वांगीण विकास हो सके। देखिए, शिक्षक को चाहिए कि वो जो है स्कूल में विभिन्न सामाजिक योजनाओं के द्वारा बालकों को जो है वो सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान करे। सक्रिय रखना बच्चों को, उसके अनुशासन और सहयोग सिखाना, सामूहिक कार्य में कार्य करना सिखाना, ये सारी चीज़ें में अध्यापक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से ही बच्चे में सामाजिकरण का विकास होता है। और सामाजिकरण के विकास में ये जो अध्यापक होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एजेंट होता है, इम्पोर्टेंट अभिकर्ता होता है। मुख्य अभिकर्ता जो होता है वो अध्यापक होता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि बच्चे अपने अभिभावकों और शिक्षकों का ही अनुकरण करते हैं और बालकों के सामाजिकरण हेतु शिक्षक को ये चाहिए कि वे जो है उसके साथ स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करे। तो अध्यापक जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में। अब अगला जो अभिकर्ता होते हैं वो होते हैं परिवार या फिर अभिभावक। देखिए, परिवार या अभिभावक की क्या भूमिका होती है किसी भी बच्चे के सामाजिक विकास में। देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि सामाजिकरण करने वाली जो संस्था हो के रूप में परिवार और माता पिता का जो है वो असाधारण महत्व होता है ना। ये भी कहा जाता है, आपने सुना होगा कि माँ और पिता के संरक्षण में रहते हुए बच्चा जो भी कुछ सीखता है वह उसके जीवन की स्थायी पूंजी होती है ना। आपने सुना होगा। देखिए, बच्चों को अनुशासन और सही समय पर सही काम करने की सीख उसके माता पिता से ही मिलती है कि बच्चे को किस समय पर क्या काम करना है, सही समय है, सही काम करना है। ये सारी सीख या अनुशासन उसके माता पिता से ही तो मिलता है और आगे चलकर ये जो है व्यक्तित्व विकास का अभिन्न अंग बन जाता है। बच्चे जो अपने बचपन में सीखते हैं उसी के हिसाब से तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है आगे जाके, है ना। तो अगर हमें बच्चे को शुरू में ही अच्छी शिक्षा दी, उसकी नींव शिक्षा की अच्छी पड़ी है, उसके अनुशासन की नींव अच्छी पड़ी है, तो आगे जाके भी पूरी लाइफ टाइम अनुशासित रहेगा। तो हमने यहाँ क्या देखा कि माता पिता या परिवार की बहुत ही अहम भूमिका होती है किसी भी बच्चे के विकास में, सामाजिक विकास में। देखिए, माता पिता द्वारा है बच्चों की जो है वो सारी आवश्यकताएं, अधिकतम आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। सारी तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिक माता पिता ये कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चे की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरी कर सकें। और जब बच्चे अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा भी करते हैं और जब वो गलत कार्य करते हैं तो निंदा की जाती है। यही हमने कल भी पढ़ा था कि सामाजिकरण में इन प्रशंसा और निंदा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर देखिए बच्चा अच्छा काम करेगा, समाज में जो मान्य कार्य है वो कार्य बच्चा करे, अच्छे कार्य करे, तो उसको प्रशंसा करी जाए तो उससे बच्चा मोटिवेट होता है और वो आगे जाके भी अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है। वहीं अगर कोई बच्चा गलत कार्य करता है तो उसकी निंदा की जाती है या उसे दंड दिया जाता है, तो वो भय से, निंदा के भय से वो कार्य ना करे ऐसी कोशिश करता है। तो इसमें भी परिवार और अभिभावकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। देखिए, परिवार में ही बच्चे को सर्वप्रथम ये ज्ञान होता है कि उसे कौन से काम करने चाहिए और किन किन कार्यों से बचना चाहिए, है ना। तो इससे बच्चा धीरे धीरे ये सीख जाता है कि समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा है और समाज जो है उससे क्या चाहता है। और धीरे धीरे इसके साथ ही वो फिर भावना हो गई, मान्यताएं हो गई, परंपराएं हो गई, समाज के नियम हो गई, इन सारी चीज़ों को भी जान लेता है जो कि समाज में प्रचलित होते हैं, मान्य होते हैं। और इसी ही तरह से बच्चे का सामाजिक विकास अच्छा होने लगता है। देखिए, एक माँ होती है वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, परिवार के अन्य लोग भी उसे प्यार करते हैं, उसके साथ हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं और बच्चा उनकी ओर देखता है, उनके होठों को हिलाकर बातें करने की प्रक्रिया को बार बार देखता है और फिर उसी की नकल उतारने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा। तो इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है? उसका रिजल्ट निकल के आता है कि
सामाजिकरण का एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण पक्ष है भाषा का विकास। देखिए यहाँ वही वाली बात आ गई कि सामाजिकरण का विकास और भाषा का विकास एक दूसरे से संबंधित हैं। वही मैं बार बार आपको बताता हूँ कि सारे विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो यहाँ सामाजिकरण के महत्वपूर्ण पक्ष भाषा के विकास का भी उसमें होने लगता है। तो आपने देखा कि परिवार और समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया को ही समायोजन कहते हैं, जो कि सामाजिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होती है। समायोजन को ही कुछ समाजशास्त्री जो हैं वो सामाजिकरण कहते हैं। तो हमने ये क्या देखा कि परिवार और अभिभावक की जो भूमिका होती है वो किसी भी बच्चे के सामाजिक विकास में, सामाजिकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवारजनों को, अभिभावकों को बहुत अधिक ध्यान बच्चे के सामाजिक विकास पर देना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एजेंट सोशलाइजेशन के होते हैं, बहुत ही मुख्य अभिकर्ता सामाजिकरण की प्रक्रिया के होते हैं। अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए अगले अभिकर्ता मित्रों समूह की। मित्र समूह जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स आर अ वेरी स्पेशल एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। देखिए सामाजिकरण जो होता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में मित्रों की बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस में किसी भी चाइल्ड के। देखिए बालकों में मित्र बनाने की प्रवृत्ति का विकास जो होता है वो बाल्य अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। हमने ये जाना था जब हमने अवस्थाएं पढ़ी थी बालक के विकास की पुरानी वीडियोज़ में, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर ना देखी हो, कि बालकों में जो मित्र बनाने की प्रवृत्ति होती है उसका विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे जो है वो बालकों का संपर्क हम उम्र के साथियों से या तो खेल के मैदान में या अपने घर के आसपास पड़ोस में या स्कूल इत्यादि स्थानों पर होने लगता है ना। तो देखिए प्रत्येक बच्चा जो होता है उसकी ये इच्छा होती है कि वह अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेले, अपने साथ के उम्र के बच्चों के साथ खेले, है ना। हम उम्र साथियों के साथ जो है वो ज़्यादातर बालकों में जातिगत भेदभाव, धर्म से संबंधित भेदभाव, अछूत की भावना, इसके लिए कोई स्थान नहीं होता। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी, मैं फिर से बता रहा हूँ कि बच्चों ये भेदभाव, धर्म, जाति, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के अपने साथियों के साथ खेलते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं, है ना, उनके साथ खेलते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो है वो बालकों में सामाजिकरण का विकास होता है, काफ़ी उच्च स्तर पर विकास होता है। देखिए बालकों के जो मित्र समूह जो होते हैं उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। उन बालकों के स्वभाव में अंतर होता है, आचार विचार में अंतर होता है, रहन सहन के स्तर में अंतर होता है, धर्म में अंतर होता है, संस्कृति में अंतर होता है, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि भी उन लोगों की अलग अलग होती है, काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो ये जो विशेषताएं हैं इन बच्चों की अलग अलग, ये सारी चीज़ें पाई जाना, ये जो है उन्हें वैश्विक सामाजिकरण की ओर ले जाती हैं। देखिए अलग अलग वातावरण में, जिसे विविधतापूर्ण वातावरण कहा जाता है, विविधतापूर्ण वातावरण से उनके ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती है और विविधतापूर्ण परिवेश के माध्यम से उनमें सहयोग की भावना हो गई, एक दूसरे के भावों को समझने की भावना हो गई, दूसरे की प्रशंसा की भावना हो गई, समानता की भावना हो गई, आदि सामाजिक गुणों का भी विकास होने लगता है ना। देखिए मित्र समूह जो होते हैं उनके माध्यम से बच्चों का जो मानसिक विकास होता है ना वो बेहतर तरीके से होता है। सूचनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे से जब वो करते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज और संस्कृति को समझते हैं, ज्ञान बांटते हैं एक दूसरे से, तो उससे मानसिक विकास भी हो रहा है। लेकिन कहाँ हो रहा है, समाज में रहकर हो रहा है। तो हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सारे विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, चाहे वो सामाजिक विकास हो या फिर मानसिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो। तो मित्र समूह के माध्यम से हमारा मानसिक विकास भी अच्छा हो रहा है। मित्र समूह कौन होते हैं, सामाजिकरण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अभिकर्ता होते हैं, इंपॉर्टेंट एजेंट होते हैं सोशलाइजेशन के। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि मित्र समूह जो होता है, हमारा जो फ्रेंड सर्किल होता है, उसकी फ्रेंड सर्किल जो होता है उसकी बहुत ही अधिक भूमिका होती है किसी भी बच्चे के सामाजिकरण या सामाजिक विकास में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं सामाजिकरण में खेल की क्या भूमिका होती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ गेम्स इन द सोशलाइजेशन।
देखिए, बालक के शारीरिक और सामाजिक विकास में खेल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शारीरिक विकास में भी खेल की भूमिका होती है, सामाजिक विकास में भी खेल की भूमिका होती है। देखिए, खेल को बालक की रचनात्मक, जन्मजात, स्वतंत्र, आत्म प्रेरित, स्फूर्तिदायक, स्वलक्षित और आनंददायक प्रवृत्ति कहा जाता है। खेल की क्रियाओं के द्वारा बालक को जो है वो स्वयं को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है और उससे ही बच्चे के सामाजिकरण में भी सहायता मिलती है। देखिए, अधिकांश जो खेल होते हैं मुख्यतः अन्य साथियों की आवश्यकता होती है उसे खेलने के लिए, टीम गेम्स होते हैं, इसलिए उनका स्वभाव जो होता है मुख्यतः सामाजिक होता है। खेलों का जो स्वभाव है वो सामाजिक होता है, क्योंकि उन्हें खेलने के लिए अन्य उसके मित्रों की सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए खेल क्रियाओं द्वारा बच्चों के सामाजिक दृष्टिकोण का विकास भी होता है। जब बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेलता है तो उसमें सामाजिक दृष्टिकोण का विकास तो होगा ही, साथ ही अन्य बच्चों के साथ खेलने से बच्चे अपरिचित लोगों से सामाजिक संबंध स्थापित करने और उनसे संबंधों से संबंधित समस्याओं का समाधान करना भी सीख जाते हैं। समूह द्वारा अपनाए जाने या उनमें लोकप्रिय होने पर बच्चों में सुरक्षा की भावना भी आ जाती है, जो कि सामाजिकरण के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। देखिए, सामूहिक खेलों से आदान प्रदान की भावना का भी विकास होता है ना। जब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं तो उनमें एकता की भावना का, सहयोग की भावना भी पनपती है। जब वो टीम बन के खेलते हैं तो उनमें सहयोग की और एकता की भावना तो अपने आप पनपेगी ही। जब आप देखते हैं कि जब भी क्रिकेट में कोई खेलता है तो 2 टीम होती हैं, तो प्रत्येक बच्चा अपनी टीम के लिए अपना पूरा योगदान देता है। वो ये नहीं देखता कि इसमें उसके मेरे हाथ से कैच छूटा या उसके हाथ से कैच छूटा या उसने बॉलिंग की या मैंने बॉलिंग की, ये चीज़ नहीं देखता। वो जब एक टीम की तरह खेल रहा होता है तो उसमें एकता की भावना का विकास, एकता की भावना पनपने लगती है और यही मिलजुल कर खेलने की जो भावना होती है, यही आगे बढ़ के मिलजुल कर रहने की भावना में बदल जाती है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि खेल के माध्यम से बच्चा ने के अंदर जो एकजुटता की भावना पनप रही थी वो आगे जाकर भी बढ़ती गई और उसका विकास होता गया और बच्चे में एक अच्छा सामाजिक विकास हुआ, सर्वांगीण विकास हुआ। तो देखिए, खेलों के जरिए बच्चों के समूह के नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है। जब खेल में एक लीडर भी होता है, कैप्टन भी होता है किसी भी टीम का, तो उससे बच्चों में नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है ना। देखिए, खेलों में जो है कुछ नियम भी होते हैं, खेलों के अनुशासन भी होते हैं, तो बच्चा वहीं से अपनी पूरी लाइफ टाइम ज़िंदगी में अनुशासित होने में भी ये खेल जो है सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ से बच्चा आगे की ज़िंदगी के लिए भी अनुशासित रहना सीख जाता है। देखिए, खेल में हार और जीत का जो अनुभव होता है ना, खेल है, खेल में तो कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन जो उसका जो अनुभव होता है उससे बच्चे में सहन शक्ति का भी विकास होता है, क्योंकि आगे जाकर लाइफ में कई सारे ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ की हमें हार और जीत का सामना करना पड़ता है। तो उसका विकास बालपन से ही खेलों के द्वारा हमें हो जाता है, सहन शक्ति का विकास हमारे अंदर हो जाता है, जो कि सामाजिकरण में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि खेल जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी बच्चे के सामाजिकरण विकास में, और सामाजिकरण का जो विकास होता है, सामाजिक विकास जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के, किसी भी मनुष्य के, किसी भी प्राणी के विकास में। तो यहाँ हमने जाना कि सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण के सिद्धांत क्या हैं, कौन कौन से कारक सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं, कौन कौन सी अवस्थाओं में सामाजिकरण किस प्रकार से विकसित होता है। उसके बाद हमने ये भी जाना कि शैशव काल में किस प्रकार से शैशव अवस्था में किस प्रकार सामाजिकरण होता है बच्चे में, बाल्यावस्था में किस प्रकार से होता है, किशोरावस्था में किस प्रकार से होता है, कौन कौन से मुख्य एजेंट हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया में, और जो वो एजेंट हैं, अभिकर्ता हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया के, वो किस प्रकार से किसी भी बच्चे के सोशलाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ हमने सामाजिकरण को विस्तृत रूप से जाना है कि सामाजिकरण आखिर में है क्या। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज हमने सामाजिकरण की सारा टॉपिक ख़त्म कर लिया है। इसके क्वेश्चंस को भी आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस सीटेट में जूनियर या प्राइमरी दोनों ही लेवल पर पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली नई टॉपिक की वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए गुड डे।